नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है यूसीसी सुधार या सियासत। जी हां, क्या मध्य प्रदेश में यूसीसी की बहस अब सीधे मुस्लिम समाज पर आकर टिक गई है? क्या डेमोग्राफिक बदलाव की चर्चा से पीछे किसी खास समुदाय की बढ़ती आबादी को लेकर चिंता है? और क्या इसी वजह से यूसीसी के मुद्दे पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दावा किया है कि देश में डेमोग्राफिक संतुलन बिगड़ रहा है और इसकी बड़ी वजह मुस्लिम आबादी है। उनका कहना है कि एक देश में अलग अलग नागरिक कानून नहीं चल सकते और यूसीसी समय की मांग है, लेकिन इसी बयान ने नई राजनीतिक लड़ाई छेड़ दी है। कांग्रेस का आरोप है कि यूसीसी की आड़ में समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर यूसीसी को लेकर जारी इस बयानबाजी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, लेकिन मध्य प्रदेश में ये मुद्दा अब सिर्फ कानून और सुधार तक सीमित नहीं रह गया है। ये सियासत के उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां जनसंख्या, डेमोग्राफिक बदलाव और वोट बैंक की राजनीति खुलकर चर्चा के केंद्र में आ गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने यूसीसी का समर्थन करते हुए जनसंख्या असंतुलन का डेमोग्राफिक संकट का मुद्दा उठाया। साथ ही कहा कि 5 बीवी 25 बच्चे हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे और सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। उन्होंने तो कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। ऐसे में सवाल सिर्फ यूसीसी का नहीं, बल्कि उसके बहाने खड़े हो रहे राजनीतिक नैरेटिव का भी है, जो अब बयानबाजी में नजर आने लगी है। कि मुसलमानों की आबादी कई क्षेत्र में बढ़ने के कारण वहां का डेमोग्राफी में जो है संकट खड़े हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ने के कारण वहां अन्य जातियों में दहशत और तनाव पैदा है। कांग्रेस जो है मुसलमानों का चश्मा उतारकर इस कानून में भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जनभावना और जनता की मांग है कि एक बीवी 3 बच्चे से ज्यादा किसी के नहीं होना चाहिए और जो मुसलमान 5 बीवी 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं इस पर टोटल प्रतिबंध लगाना चाहिए। रामेश्वर शर्मा के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी इसे समान कानून, समान अधिकार और जनसंख्या संतुलन से जोड़कर देख रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे विशेष समुदाय को निशाने पर लेने की कोशिश बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि भारत विविधताओं का देश है, जहाँ अलग अलग धर्मों और परंपराओं का अपना महत्व है। तो क्या बीजेपी इन परंपराओं को तोड़ना चाहती है? कि मुझे लगता है कि इस देश की उस साझा संस्कृति पे हमला करने की कोशिश रामेश्वर शर्मा जी है। इस देश की जो एक विविधता है कि मतलब यहाँ पे अलग अलग भाषा, धर्म, रंग और सब चीजों को मानने वाले लोग हैं। तो पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि इस प्रदेश के आदिवासी, दलित, पिछड़े और अलग अलग वर्गों, अलग अलग समुदायों की एक अलग अलग साझा संस्कृति है, क्या उसको तोड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं? राजनीतिक जानकार इस पूरे विवाद को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनका मानना है कि यूसीसी जैसे विषय पर बहस जितनी कानूनी है उतनी चुनावी भी। बीजेपी जहां इसे समानता और सुधार के एजेंडे के तौर पर अपने सामने रख रही है, तो वही कांग्रेस इसके विरोध के जरिए अपने पारंपरिक वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या डेमोग्राफिक बदलाव और जनसंख्या असंतुलन पर चर्चा करना किसी एक वर्ग को निशाने पर लेना है, या फिर ये एक वास्तविक नीति विषय है जिस पर खुलकर बहस होनी चाहिए? और क्या कांग्रेस का विरोध संवैधानिक चिंताओं से प्रेरित है या फिर उसके पीछे वोट बैंक की राजनीति का गणित काम कर रहा है? फिलहाल यूसीसी का मुद्दा मध्य प्रदेश की सियासत को गरमाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाती टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्यों यूसीसी के बहाने बीजेपी विधायक मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर ले रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस समाज को तोड़ने के आरोप लगाकर अपने वोट बैंक का बचाव कर रही है? तीसरा सवाल, अगर यूसीसी सभी नागरिकों के लिए है तो इसे सिर्फ मुसलमानों से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर बाणी अहलुवालिया, कांग्रेस नेता स्वतंत्र सिंह और वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया।
आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और वाणी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्यों यूसीसी के बहाने बीजेपी विधायक मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? वाणी जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं सबसे पहले तो आपके अनादि के श्रोताओं को, आलोक जी, स्वतंत्र जी और ब्रजेश जी, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। जी, देखिए, अगर भाजपा के इस वरिष्ठ नेता ने कुछ जाहिर किया था है, तो आप वो सोचिए कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो चिंता है कि समाज में हर समुदाय को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनको उनके सिविल राइट्स चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना से ये ध्येय है, ये सोच है, ये प्रतिबद्धता है, जिसके ऊपर हम आज भी कायम है। हमने हमारे स्टैंड चेंज नहीं किए। समय अनुसार हम ना सोच बदलते हैं ना स्टैंड बदलते हैं। आप पिछले जमाने में देख चुके हैं कि तो ये कांग्रेसी बीजेपी की नेता सोच किस है या प्रकार विधायक जी से की अकेले की सोच है? क्या लेकर वो सीधे सीधे मुसलमानों को भारतीय टारगेट कर रहे हैं ना जनता वाणी पार्टी जी, सबको एक ही तरह क्योंकि आप समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, सबको समान अधिकार होना चाहिए, तो फिर मुसलमानों को टारगेट करना क्यों? मैंने आपसे जनसंख्या कहा कि से सबको और डेमोग्राफिक सबको बदलाव से सिविल क्यों राइट। जोड़ना उसको? देखिए, डेमोग्राफिक बदलाव बंगाल में हमने देखा है, और हमने ये भी देखा है कि वहां पर हमने डेमोग्राफिक बदलाव किस कारण से आमंत्रित किया। हमने बाहर से, सीमा पार से बुलवाया था। और तीसरी चीज, क्या हर समुदाय के लोगों को अपने सिविल राइट्स का अधिकार नहीं है? क्या अल्पसंख्यक समुदाय की बहनों को उनके हक के से जिंदगी जीने का नहीं है? ये मिलना नहीं चाहिए उनको, ये राइट? मिलना हम चाहिए ना, देख चुके ये हैं तो यूसीसी में ट्रिपल ही है। तलाक से उनको, लेकिन आपके ट्रिपल विधायक की तलाक भाषा से अलग है जब ना। सरकार उनको मुक्ति दे सकती है, जब उनको सम्मानजनक जीवन का एक अधिकार दे सकती है, तो हम उनके व्यवस्थित जीवन के लिए, आगे के भविष्य के लिए भी चाहते हैं कि सबको समानता से उनका अधिकार मिले। लेकिन वाणी जी, यहाँ समान अधिकार की बात ही नहीं हो रही। वो तो 5 बीवी 25 बच्चे की बात कर रहे हैं, एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं ना, समान देखिए, अधिकार की बात करते हैं आप। देखिए, जब हम यूसीसी लागू करते हैं, तो हम पर्सनल लॉज के ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान देते हैं। पर्सनल लॉज कैसे हैं? क्या आपके पास सिखों के अलग पर्सनल लॉ हो जाएंगे, मुसलमान के अलग होंगे, जैन के अलग होंगे? समानता होगी। पर्सनल लॉज का यूनिफिकेशन होना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए। डाइवोर्स और मान ली मैरिज ना आपकी बात, मैंने आपके यूसीसी कानून की बात भी मान ली, वो तो संविधान में ही है ना, आर्टिकल 44 में इसका प्रावधान है। लेकिन आपके विधायक की भाषा पे बात कर रहा हूं मैं, तो वो कह रहे हैं विधायक की भाषा भी रिलेट करती है मैरिज एंड डिवोर्स के लॉज के साथ। उनकी भाषा रिलेट करती है इनहेरिटेंस के साथ, क्योंकि जब लॉ के अनुरूप देखते हैं तो वहां की परिभाषा बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन फिर तो कांग्रेस सही आरोप लगाती वाणी जी कि आप एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, जब भाषा ही ऐसी नहीं, है तो। कांग्रेस नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या किसी को अपने समान अधिकार देना गलत है? क्या किसी के बच्चों के लिए अपेक्षा करना कि उसका भविष्य सुनिश्चित होगा, ये गलत है? क्या ये अधिकार महिलाओं को देना कि अल्पसंख्यक बहनों के लिए हम चिंता कर रहे हैं, उनको हमने ट्रिपल तलाक से मुक्त कराया? राजीव गांधी ने तो शाहबानू को और गत में घुसेड़ा था। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, उन्होंने लेजिस्लेचर के द्वारा उसको पलटा दिया। घिनौना सच है ये कि कांग्रेस ने उनको सिर्फ एक वोट बैंक के लिए उपयोग किया है। आप कांग्रेस दोनों चीजों को समान रख रही हैं वाणी जी, मैं दोनों चीजों को अलग कर रहा हूं। यूसीसी आप कह रहे हैं कि समान अधिकार कानून है, ठीक है भाई, मान ली आपकी बात। आपके विधायक कह रहे हैं 5 बीवी 25 बच्चे नहीं चलेंगे, तो फिर एक वर्ग को क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए, असंतुलित तो कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो यदि जनसंख्या की दिक्कत थी तो जनसंख्या का कानून ले आते सख्ती से भाई, इस यूसीसी की जरूरत ही नहीं थी। आप उसको, बल्कि मुझे लगता है उसकी इंटरप्रिटेशन को हम मिक्स कर रहे हैं। अगर हम संतुलित मानते हैं तो संतुलित मतलब है डाइवोर्स मैरिज लॉज में संतुलन, हम मानते हैं इनहेरिटेंस में, एडॉप्शन में संतुलन। और अगर कोई परिवार अनिश्चित रूप से बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, तो आप सोचिए ना कि नीचे बच्चों को क्या व्यवस्था मिलेगी, क्या शिक्षा मिलेगी, क्या सुनिश्चित कर रहे हैं हम? ठीक है, जवाब ले लेते हैं स्वतंत्र जी। स्वतंत्र जी, कांग्रेस यूसीसी के विरोध में है या हमेशा
अल्पसंख्यकों की आड़ में लेकर अपने वोट बैंक को संदेश देते हैं, उसको साधने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे सभी को पैनलिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ब्रजेश जी, आप एक ऐसे एंकर हैं जिनको तथ्य बहुत पसंद है। विश्वास मानिए, आज के शो में आज मैं तथ्यों की बौछार करके रख दूंगा, बारिश करके रख दूंगा, इतनी बारिश करूंगा तथ्यों का, इतना बॉम्बार्डमेंट तथ्यों से करूंगा शुरू हो जाइए कि ना, भूमिका क्यों बना रहे हैं, समय कम रहता है। चलिए, भूमिका चलिए ठीक है जी। भाई साहब, अब बस शांति से मुझे सिर्फ 2-2.5 मिनट सुनिएगा गंभीरतापूर्वक। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का अभी रिपोर्ट आया है 2 दिन पहले। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सरकारी आंकड़ा प्रदर्शित करने वाली एक सरकारी आंकड़ा प्रदर्शित करती है भारत सरकार। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिकॉर्ड के मुताबिक भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर 2 है। और कुल प्रजनन दर 2 का मतलब होता है एक महिला अपने फर्टाइल ईयर्स में यानी 15 से लेकर 50 वर्ष तक के बीच में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, इसे कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट या कुल प्रजनन दर। अगर ये 2 है तो इसे आइडियल माना जाता है, यानी जितने लोगों की मौत हो रही है उतने ही उसे रिप्लेस कर रहे हैं, यानी आइडियल रिप्लेसमेंट रेट जो होती है वो 2 होती है। अगर कुल प्रजनन दर 2 है तो यानी वो आइडियल है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग आ रहे हैं, इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट। भारत की कुल प्रजनन दर 2 है, यानी आइडियल पहुंच चुकी है। भारत में जनसंख्या विस्फोट की कोई दिक्कत आज की डेट में नहीं है। तो यहाँ जनसंख्या विस्फोट की बात ही नहीं हो रही। स्वतंत्र जी, मैं नहीं, आपको मेरी रोक रहा बात सुनिए, हूँ, आप औसत की बात कर रहे हैं। नहीं, आप औसत की, मैं आपके तथ्य मान रहा हूँ ना। अरे सुन तो लीजिए, औसत की बात कर रहे हैं तो कोई कम बच्चे पैदा कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई 1 ही कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, तो औसत तो बराबर ही आएगा ना भाई। मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? आप बोलने दूंगा ना, आप औसत की बात कर रहे हैं भाई। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम की बात चल रही सीधी सीधी। भाजपा प्रवक्ता का तो आप काम कर रहे हैं, मेरे को बोलने दीजिए 2 मिनट। अरे आपका क्लासरूम नहीं है कि आधा घंटे आप ही बोलते रहे भाई, कम समय में भाई साहब 2 मिनट पूरी शांत बात बैठे रहिए, करनी शांति से ब्रजेश जी शांति से बैठिए। आपकी उत्तेजना को समझता हूं मैं, आपके धागे और भाजपा के मेरी धागे कोई खोल के रख उत्तेजना दूंगा। नहीं है भाई, आप औसत की बात कर रहे हो, आप इतनी चीज तो समझते हो ना। औसत तो सबका निकाला जाता है, 2 है, यहाँ 2 वर्गों की बात हो रही है। कुल प्रजनन दर, चलिए आप बोल लीजिए, बोलिए आप बोलिए, मैं शांत बैठा, बोलिए आप तो जो वो डेमोग्राफिक चेंज बदलाव की बात कर रहे हैं वो आप आइए पहले ना, आप बोलिए फिर मैं बोलूं। कि हिंदू मुस्लिम का दोनों का अलग अलग बताइए। आप तो औसत बता रहे हैं। आप शांति से बैठे रहो, बता रहा हूं दोनों को, ठीक है ना। भारतीय मुसलमानों की कुल प्रजनन दर है 2.3, यानी आइडियल रिप्लेसमेंट रेट के एकदम नजदीक। 1991 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से भारतीय मुसलमानों की कुल प्रजनन दर 4.4 थी, यानी औसतन मुसलमान औरतें 4 बच्चों को जन्म देती थी। लेकिन 2023-24 की जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट भारत सरकार की आई है, उसमें कुल प्रजनन दर 2.3 बताई गई है, यानी औसतन एक मुस्लिम महिला 2.3 बच्चों को जन्म देती, जो कि हमारी आइडियल रिप्लेसमेंट रेट के बहुत नजदीक है। तो भाई साहब ये तथ्य एकदम विहीन हो जाता है जो रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं। बता दीजिए, ये तो आपने मुस्लिम आबादी की बता दी, अब हिंदू आबादी की बता दीजिए, कितनी कम कितना अंतर है भाई साहब। भारत के लेकर आए ना, कुल प्रजनन दर है, भारत के हिंदुओं की कुल नहीं, अब हिंदुओं की बता दीजिए और उनकी बताइए। आपने मुसलमानों की बता दी 2.3। आप बोल लीजिए, पहले आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा। अरे आप दूसरा तथ्य क्यों छिपा के बैठे हो भाई? पहले आप अपनी ईमानदारी से डिबेट करनी है तो दोनों पक्ष रखिए ना, कि हिंदुओं की इतनी है 1 पॉइंट है या उनकी 2.3 है। बोलिए आपने, हाँ बोलिए। आप पहले बोल लीजिए। आप अपनी पहले भाजपा प्रवक्ता को कम बोलने का अवसर मिल रहा है, मुझे लगता है आप ही उनका काम कर रहे हैं। भाई मैं तो तर्कों की बात कर रहा हूँ, आप बड़े जोर जोर से डींगे मार रहे थे अभी कि मैं तर्क लेकर आया हूँ, तथ्यों की बौछार कर दूंगा। तो फिर एक तथ्य क्यों छिपा रहे हो ना भाई? औसत आपने बता दिया, अब आपने मुसलमानों की बता दी, तो अब हिंदुओं की बता दीजिए ना। तथ्य पढ़कर आए। भारत में 1.9 है, भारत के कुल प्रजनन दर हिंदुओं की 1.9 यानी 2 के करीब है, और भारतीय मुसलमानों की कुल प्रजनन दर 2.3 है, यानी सिर्फ 0.3 का अंतर है। इसके बाद बात करें नंबर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स डूइंग पॉलीगैमी, यानी 1 से अधिक विवाह करने वाले भारतीय मुस्लिम कितने हैं? उनका उत्तर है सिर्फ 1.9%। ये सरकारी आंकड़ा कहता है, यानी हर 100 में से 1.9% हिंदू मुसलमान ही 1 से ज्यादा विवाह कर रहा है। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। ठीक है, 1.3 हिंदू जो है वो आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं कि ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। फिर डेमोग्राफिक बदलाव कैसे हो गया? जनसंख्या में वहां बेतहाशा वृद्धि कैसे हो गई? 5 बीवी 25 बच्चे कहां से आ गए? 1.9 बता रहे हैं वो, और आपको समझ में आता है 2.3 आपको समझ में आता है कि नहीं कुछ? मैं ये बोल रहा हूं कि मुस्लिम्स की फर्टिलिटी रेट आइडियल रिप्लेसमेंट रेट के एकदम नजदीक है 2.3, और इंडिया का जो रेट है वो 2 है।
वो एकदम नजदीक पहुंच रहा है। अरे आप बिल्कुल अपने हिसाब से corporate जोड़ रहे हैं ना tax स्वतंत्र जी, नहीं मुझे है। सब समझ में आ रहा है। 2076 आपकी क्लास का स्टूडेंट नहीं हूं मैं सिर्फ एक जो चीज कह रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आ रही। 1.9 2.3 आपको समझ में आ रही ना? ये आपका ही आंकड़ा है ना, मेरे तो नहीं दिया आंकड़ा ना। तो बिल्कुल जवाब मेरा ले आंकड़ा लेने है। दीजिए और मुझे, बोलिए, चलिए बोलिए, जवाब ले लेने और दीजिए, बोलिए। दीजिए जवाब वाणी आप जी। मुझे बोलने का एक काम करिए, आप इस पूरे के पूरे शो में भाजपा प्रवक्ता को बोलने का मौका दीजिए, मैं सुनता हूं शांति से। बोलिए, आप करवा लीजिए डिबेट। स्वतंत्र जी, आपने जो भी उद्देश्य के साथ ये 15 मिनट बिलो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी आप तथ्यों पे बात करने के लिए तैयार हैं, विच इज रूटीन। मैडम, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं, तथ्यों पे आप बात नहीं कर रही है। मेरी बात सुनिए, देखिए, मेरी एक बात सुनिए। सेंटेंस 10 बार मुसलमानों का बोलने से टोटल वो फर्टिलिटी तथ्य नहीं रेट, कहलाता मैडम, है। मुसलमानों का तथ्य टोटल होता फर्टिलिटी है रेट आप 1991 में उस बातों 4.4 पर था और आज करिए, 2.3 पर आ आप चुका है। ज्वलंत क्या बात मुद्दों कर रहे पर हैं? क्या करिए। बात कर रहे हैं रामेश्वर शर्मा आप जी? इतने अरे एग्रेसिव भाई आ होकर गई ना बात आप कर लोग। रहे हैं, इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स आपकी मानसिकता, आपके उद्देश्य और आपकी जो संस्कार है वो स्पष्ट हो गए सब श्रोताओं के सामने। जी जी जी, बिल्कुल स्पष्ट हो लेकिन गया। वाणी जी आंकड़ों को कैसे जुटलाएंगे आप? आंकड़ों के देखिए, जुटलाना है तो आंकड़े ही पेश करना पड़ेंगे ना। कितना देखिए, अंतर है आंकड़ों- हिंदू मुस्लिम आबादी में? ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ब्रिजेश पूरा जी, डेमोग्राफिक बदलाव हो ब्रिजेश जाता जी, है, आप जनसंख्या मुझे में वहां देश बेतहाशा का वृद्धि हो रही है। आप मुझे देश का कोई एक कोना दिखा दीजिए जहां पर योजनाओं का लाभ धर्म के आधार पर हो रहा है, नहीं, अब आप जहां योजना पर पहुंच गए। जाति का वर्गीकरण पे हो रहा है। जो योजनाओं का लाभ क्या हम मुस्लिम को कम और हिंदुओं को ज्यादा ऐसे दे रहे हैं? हम भारतीय उसकी बात ही नहीं जनता कर रहे हैं पार्टी आपसे, हम तो जनसंख्या की पक्ष में बात दे कर रही। रहे हैं कि एक मेरा तरफ उत्तर विस्फोटक है एक तरफ नहीं है। स्वतंत्र चौहान जी को है, यथास्थिति से अवगत होना हमारा कर्म और धर्म है, और उसके ऊपर गलत नैरेटिव्स बुनना हमारा काम नहीं है। और कांग्रेस को मुझे लगता है अब बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, जब 22 राज्यों की जनता उनको मुंह पर अपना मत देती है, कि वो किस प्रकार से इनके कार्यप्रणाली और इनकी मानसिकता से असंतुष्ट है। वाणी जी आप मुद्दे पे नहीं आ रहे, मैं बोल रहा हूं जो आंकड़े उन्होंने पेश किए, आपके पास कोई आंकड़ा है क्या नहीं, मैंने वो कि आंकड़े हिंदुओं स्टडी की नहीं, बहुत ज्यादा परंतु कमी हो रही हो और मुसलमानों की बहुत ज्यादा बढ़ रही हो? नहीं, मैंने वो आंकड़े मैंने पॉपुलेशन वाइज स्टडी नहीं किए। पर ब्रिजेश जी, ये तो सत्य है कि बड़ी फैमिलीज होती हैं तो उनमें संतुलन नहीं होता। बड़ी फैमिलीज में कहाँ आगे बड़ी फैमिलीज होगी। होती है मैम? एक मिनट, आई नहीं कहता मैंने। मुस्लिम जो है वो देखिए पॉलीगैमी स्वतंत्र परफॉर्म जी, कर रहे हैं। स्वतंत्र जी 1.9%, 100 में बीच से में सिर्फ देखिए 1.9% एक साथ मैरिज कर रहे हैं। पहले तो हम आप यूसीसी के ना पक्ष में हैं, ब्रिजेश जी, बात यूसीसी की ठीक है ही है, नहीं। आप बात रिपीट यहाँ कर रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज की आप चल रही है। रिपीट कर रहे हैं, मैम, यहाँ आपकी बात बात आ गई है। डेमोग्राफिक चेंज की चल रही है और आप समझने की कोशिश कीजिए। टोटल फर्टिलिटी रेट हिंदुओं और मुसलमानों का लगभग नजदीक आ चुका है। आपके तो ये जितने भ्रम पढ़े जो लिखे फैलाने नहीं की है ना कोशिश कर रहे स्वतंत्र हैं, जी। ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपाई, मैं उस तथ्य को पंचर करना चाहता हूँ। 1.9% Muslims in this country are performing polygamy. Only अच्छा, पश्चिम 1.9%. बंगाल और And असम their पे आपकी क्या fertility थ्योरी rate है? has reduced to 2.3%. पश्चिम which was बंगाल once असम पर क्या 4.4%. थ्योरी है आपकी? वो लोग गलत हैं जो कतार लगा के अब खड़े हैं बाहर जा रहे हैं, वो क्या है आपकी थ्योरी? चलो मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके पास। आलोक जी, क्या दोनों ही राजनीतिक दल यूसीसी को लेकर अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको भी लगता है कि इससे डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, जनसंख्या में एक तरफ बेतहाशा वृद्धि हो रही है? ब्रिजेश जी, दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को साध रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है। इससे बीजेपी का जो कोर वोटर है वो मजबूत हो रहा है और डेफिनेटली बीजेपी का वोट बैंक बढ़ रहा है। इसका भी सीधा सीधा उदाहरण अभी हाल ही में आपने देखा होगा आसाम और बंगाल के चुनाव, जहां मुस्लिम वोटर बहुतायत से होने के बाद भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जीती। क्यों जीती? क्योंकि हिंदू का जो हिंदू वोट है वो इसके नाम पर ध्रुवीकरण हो गया, पोलराइजेशन हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और देखिए, कांग्रेस अपनी जगह सही है। कांग्रेस का कोर वोटर कौन है ये तो सभी को पता है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस किसी ना किसी तरीके से अपने कोर वोटर के हित की रक्षा करने का प्रयास करेगी और वो कर रही है। कभी उस बीच में तो अभी आदिवासियों को भी उसमें जोड़ दिया गया था, जबकि आदिवासी इससे यूसीसी से बाहर है। तो अब कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है कि वो अपने कोर वोटर की रक्षा नहीं करे। तो ये सही बात है, कांग्रेस अपनी जगह अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह अपना काम कर रही है। रहा सवाल डेमोग्राफिकल चेंज का, तो आसाम और बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चिकन नेक। जो सबको पता है कि चिकन नेक में क्या होने वाला था या क्या होने जा रहा था, जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आई थी।
तो ये डेमोग्राफिकल चेंज आया तो है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब ये एक दिन में तो नहीं हुआ है, ये पिछले लंबे समय से ये कार्यक्रम चला आ रहा है, जिसके चलते डेमोग्राफिकल चेंज इस देश में आया है और कई जगह आया है, अकेला बंगाल और आसाम नहीं है, अन्य जगह भी आया है। तो ये अब ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये एक शोध का विषय है विजय जी। तो शोध का विषय तो है स्वतंत्र जी, जी। आप 2023 के आंकड़े बता रहे हैं, डेमोग्राफी बदलाव भाई साहब, तो आया, सुन तो लीजिए, आप सवाल ही नहीं सुन पा रहे हैं आप। अरे भाई सुन तो लो, सवाल तो सुन लीजिए, इतने जल्दीबाजी में क्यों है भाई? रिसेंट डेटा है, 2 दिन पहले का है, हाँ, तो रिसेंट की बात हो रही है ना, तो एक दिन में बदलाव नहीं होता, डेमोग्राफिक बदलाव एक दिन में नहीं होता, जनसंख्या की वृद्धि एक साल में नहीं होती महाराज, इतना की बात समझ में आती ना आपको। तो ये बताइए मुझे सीधा सीधा कि असम पर, पश्चिम बंगाल पर जहाँ डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है, जनसंख्या की वृद्धि हुई, उस पर क्या आपके आंकड़े क्या है, वो गलत है? तो क्या इतने देर से बता रहा हूं मैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट मुसलमानों का 1991 में 4.4 था, आज 2.3 हो चुका है। ये एनएफएचएस की रिपोर्ट कहती है कि 46% डिक्लाइन हुआ है। किसका? टीएफआर डिक्लाइन हुआ है। किसका? मुसलमानों का। 1991 की तुलना में 2024 में 2.3 और 2 साल में आप देखेंगे 2 के करीब पहुंच जाएगा। ओनली 1.9% मुस्लिम्स आर परफॉर्मिंग पॉलीगैमी इन दिस कंट्री। तो 4 विवाह, 25 बच्चे। भारत की एनएफएचएस की रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है। रामेश्वर शर्मा की माने या भारत की रिपोर्ट की माने? किसकी माने बताइए? लेकिन तब तक जो डेमोग्राफिक बदलाव होगा उसका क्या? एक और बात, उसकी जिम्मेदार कौन? भाई साहब, एक और बात सुन लीजिएगा। लगातार ये बात उठ रही है, कांग्रेस पार्टी यूसीसी का विरोध कर रही है। ना तो नेहरू ने इसका विरोध किया, ना गांधी ने इसका विरोध किया, और इसकी वजह से ही आर्टिकल 44 में यूसीसी भारत के संविधान में है। ठीक है, संविधान में उसका प्रावधान है, तो आप ये बता दीजिए। मेरी बात सुनिए, जिस व्यक्ति सुन तो लीजिए, इतना समय नहीं होता, स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, उसका स्टेटमेंट समय हो गया महाराज, आप सुन तो लीजिए, जवाब नहीं आ पाएगा आपका। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर रही, तो आप बता दीजिए कि कांग्रेस इतने सालों से देश पर राज कर रही थी, किस राज्य में आपने यूसीसी लागू कर दिया? भाई बात चलो, भाजपा 23 साल से राज कर रही है। भाजपा 23 साल से यूसीसी आपका तो ज्यादा है, इस प्रदेश में राज कर रही है। क्यों नहीं लाए यूसीसी? हम तो निजार करते यूसीसी का, ला रहे हैं ना। क्यों नहीं लाए यूसीसी, ये बताइए पहले। अगर राज्य के स्तर पर यूसीसी लागू किया जा सकता था तो 23 साल से यूसीसी का इंतजार क्यों कर रहे हैं हम? बाकी के 23 साल से पहले कौन था यहाँ पर? 23 साल से पहले कौन था महाराज यहाँ पर? आपने कहा प्रयास कर लिए, यदि वो संविधान में है, सही है, आप समानता की बात कर रहे तो आप लागू कर देते। तो भाई साहब, भाजपा लागू क्यों नहीं किया 23 साल से? कर रही है ना, जिसमें आपको मिर्ची लग रही है। पार्टी 23 साल से शासन कर रही है प्रदेश में। वाणी जी बता दीजिए। ठीक है, 60 वर्षों से, अच्छा सुनिए ना स्वतंत्र जी, मैं जवाब दे रही हूँ। 60 वर्षों से जिनका राज्य था, जो शासन कर रहे थे, उन्होंने राजीव गांधी के कार्यकाल में एक साधारण सी अल्पसंख्यक बहन शाहबानो के साथ, आप भी रिपीट कर रही हैं, वो उदाहरण है आपकी मानसिकता का और आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का। आपने 60 वर्षों में अल्पसंख्यक भाइयों बहनों के परिवारों को क्यों आपने पिछड़ा रखा? आपने उनको मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं लाने का एक विकल्प किया? आपने क्यों तुष्टीकरण के आधार पर उनको झूठे वादे किए और उनको कहीं मेन उनका स्ट्रीम सवाल पर सीधा है वाणी जी, 23 साल से आप हैं तो आपने क्यों नहीं किया? माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूसीसी पर सुधार की बात हो रही है या सियासत हो रही है? निश्चित तौर पर दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यूसीसी, समान नागरिक संहिता, यदि आप संविधान में इसका प्रावधान है, तो जो लोग यदि इसकी खामियां गिना रहे हैं या इसमें कहीं अड़ंगे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले क्यों लागू नहीं किया? वो कर देते, सही तरीके से लागू हो जाता। और जो लोग लागू कर रहे हैं, क्या उनकी मंशा भी समान अधिकार की है या वाकई में वो राजनीतिक मकसद साध रहे हैं? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।